जैसा कि तुम लोग जानते हो कि लूप जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और तुम देख रहे हो तो जितने सावधानी से तुम लोग पढ़े हो इफ एल्स, उतना ही सावधानी से आप लोगों को लूप को भी पढ़ना है। लूप को भी उसी तरह से अच्छे ढंग से पढ़िएगा। इवन उस पर और ज़्यादा थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक और लॉजिक भी होता है ज़्यादा। तो गौर से सुनना है और उसको समझना है लूप क्या होता है। लास्ट चैप्टर में हम बताए थे, आप लोगों को याद होगा, कंट्रोल प्रोग्राम का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग 3 टाइप देखे थे। और वो 3 टाइप क्या क्या था? पहले सीक्वेंशियल था, फिर कंडीशनल कंस्ट्रक्ट था, और लास्ट में था थर्ड इटरेटिव कंस्ट्रक्ट। तो हम लोगों को अभी देखना है इटरेटिव कंस्ट्रक्ट, जिसको कि हम लोग लूप बोलते हैं। लूप हो गया हम लोगों का इटरेटिव कंस्ट्रक्ट। और इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, कैसे किसी भी प्रोग्राम में अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट को हमको बार बार रिपीट करना हो तो हम इटरेटिव कंस्ट्रक्ट लूप का यूज़ करते हैं। कंडीशनल का यूज़ हम लोग कब करते थे? कोई सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है, किसी सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो उस बेस पर हम लोग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन इटरेटिव कंस्ट्रक्ट का क्या यूज होगा? कभी कभी कोई काम हमको बार बार रिपीट करना रहता है प्रोग्राम में। ऐसा कई सिचुएशंस आएगा, जैसे पिछले चैप्टर का ही आप लोग पढ़े थे, तो कई क्वेश्चन में ऐसा हम लोगों को ज़रूरत पड़ा कि हम आगे लूप पढ़ेंगे तो इसको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमको इसमें काम को रिपीट करना पड़ेगा। तो उसी पर्पज़ के लिए इटरेटिव कंस्ट्रक्ट का यूज होता है यहाँ पे। इटरेटिव कंस्ट्रक्ट में, जिसको कि हम लोग लूप नाम से भी जानते हैं, इटरेटिव कंस्ट्रक्ट, दैट मीन्स लूप मीन्स रिपीटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल गिवन कंडीशन इवेलुएट्स ट्रू। जैसे हम लोग कंडीशनल में एक कंडीशन डालते थे, कंडीशन ट्रू होता था तो उसका बॉडी एग्जीक्यूट करता था, फॉल्स होता था तो या एल्स हुआ तो एल्स का बॉडी एग्जीक्यूट करता था। इसमें क्या है, इसमें भी कंडीशन होगा। इसमें अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा और बार बार रिपीटेड एग्जीक्यूट करेगा तब तक जब तक कि कंडीशन ट्रू मिल रहा है। कंडीशन का इवैल्यूएशन जब फॉल्स हो जाएगा तो फिर उसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। इसमें एक बार जो वो एग्जीक्यूट करता है, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वंस, एक बार जो एग्जीक्यूट करेगा दैट इज नोन एज एन इटरेशन। उसको हम लोग एक इटरेशन बोलते हैं। अब जैसे लूप 5 टाइम रन किया तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, सेकेंड इटरेशन में क्या हुआ, थर्ड इटरेशन में क्या हुआ, अलग अलग इटरेशन में क्या हो रहा है वहाँ पे। तो पहले लूप के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। द कंडीशन विच बेसिकली कंट्रोल्स द लूप, हर लूप में एक कंडीशन होगा जो लूप को कंट्रोल करेगा, लूप कब तक एग्जीक्यूट करेगा। और उसमें एक वेरिएबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल। जैसे अगर हम कंडीशन डालेंगे, तुम लोग इफ एल्स में ही डाले थे कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन 5, तो a इज़ ग्रेटर देन 5, a इज़ लेस देन 5। इसमें जो वेरिएबल a है हम उसी को चेक कर रहे हैं, तो वही वेरिएबल हो गया यहाँ लूप कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि उसी वेरिएबल के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि लूप रन करना है आगे कि नहीं करना है, एग्जीक्यूट होगा या फिर स्टॉप हो जाएगा लूप। तो जो वेरिएबल उस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल। इसमें टोटल हम लोग 3 चीज़ देखें। एक तो लूप क्या है, इटरेटिव कंस्ट्रक्ट क्या होता है। तो इटरेटिव कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम के किसी पार्ट को बार बार रिपीट एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। हर इटरेटिव कंस्ट्रक्ट में एक कंडीशन होगा जो ये स्पेसिफाई करेगा कि लूप
कब तक रन करेगा, यानी वो कब तक रिपीट करेगा। एंड उस कंडीशन में एक सर्टेन वेरिएबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल। उसी वेरिएबल के वैल्यू पे कंडीशन डिपेंड करता है कि वो ट्रू होगा या फॉल्स। अब जब हम लोग लूप का सिंटेक्स लिखेंगे तो हर लूप में उसका मेन 4 कंपोनेंट्स होता है, जिसको हम लोग कंपोनेंट्स या सेगमेंट ऑफ लूप के नाम से जानते हैं। कंपोनेंट ऑफ लूप में क्या क्या कंपोनेंट है? इनिशियलाइजेशन कंपोनेंट। इनिशियलाइजेशन कंपोनेंट का काम क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू असाइन इनिशियल वैल्यू टू द लूप कंट्रोल वेरिएबल। इसलिए लूप कंट्रोल वेरिएबल को पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं कि लूप कंट्रोल वेरिएबल क्या हुआ। जब हम लोग लूप बनाते हैं तो सबसे पहले ये इनिशियलाइज करते हैं कि लूप कंट्रोल वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी उसका बिगिनिंग वैल्यू क्या होगा। अगर हमको कोई लूप को 5 टाइम रन करना है तो लूप कंट्रोल वेरिएबल का मीनिंग हुआ कि लूप में जो हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लिखेंगे, उस कंडीशन में यूज्ड होने वाला वेरिएबल। देखो ये पार्ट, वेरिएबल यूज्ड इन कंडीशन टू कंट्रोल द लूप इज नोन एज लूप कंट्रोल वेरिएबल। जब हम लोग लूप लगाएंगे तो लूप में कंडीशन लिखेंगे कि लूप कब तक रन करेगा, और वो कंडीशन समझ में आ रहा है ना। जैसे हम लोग इफ एल्स में कंडीशन लिखते थे, कंडीशन हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है, तो इसी तरह लूप में भी कंडीशन लिखेंगे और इसमें भी आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। लेकिन कंडीशन लिखते समय हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे ना कंडीशन में, जैसे इफ़ में यूज़ करते थे एज इज़ ग्रेटर देन 18। अगर हम ये कंडीशन लिखते हैं एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो इस कंडीशन में एज क्या हो गया? उस कंडीशन का कंट्रोल वेरिएबल। उसी वेरिएबल को उस कंडीशन में चेक किया जा रहा है कि एज का वैल्यू 18 से ज़्यादा है या नहीं है। तो एज के वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा ना कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर एज में हम 20 डाल दें तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, एज में 14 डाल दें तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसी वेरिएबल को बोला जाता है लूप कंट्रोल वेरिएबल। जब हम लोग लूप बनाएंगे तो इनिशियलाइजेशन कंपोनेंट का वर्क होगा, वो लूप का जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हम लोग स्पेसिफाई करते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट में। अब लूप को 5 टाइम रन कराना है तो हम 1 से स्टार्ट करके भी 5 तक ले जाके 5 टाइम रन करा सकते हैं, और 11 से स्टार्ट करके 15 तक ले जाएंगे तो भी तो 5 टाइम ही रन करेगा। तो लूप को हमको कहाँ से स्टार्ट करना है ये हम लोग लिखते हैं कहाँ पे? इनिशियलाइजेशन में। ठीक है, कि लूप कंट्रोल वेरिएबल का बिगिनिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या होगा। सेकेंड कंपोनेंट होता है उसका टेस्ट कंडीशन, जो ये डिसाइड करता है कि लूप कब तक चलेगा। कंडीशन हमेशा बूलियन एक्सप्रेशन रहा है, उसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। इसमें हम लोग कंडीशन लिखेंगे जैसे i लेस देन इक्वल्स टू 10 या नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो ये सब जो लाइन है इसी को कहा जाता है बूलियन एक्सप्रेशन। तो टेस्ट कंडीशन में हमेशा बूलियन एक्सप्रेशन आएगा जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में रहेगा, और यही ट्रू फॉल्स ये डिटरमाइन करेगा कि लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, लूप का बॉडी एग्जीक्यूट तब करेगा जब ट्रू होगा, और टर्मिनेट कब करेगा? जब फॉल्स होगा। यहाँ पर इसी 2 टर्म पर डिपेंड करता है। ट्रू हुआ तो ट्रू के केस में वो क्या करेगा? लूप रन करेगा, और फॉल्स हुआ तो टर्मिनेट कर जाएगा। इस केस में हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स वाले केस में क्या होगा? लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो टेस्ट कंडीशन इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि लूप एग्जीक्यूट करेगा या टर्मिनेट करेगा। ये काम
टेस्ट कंडीशन में लिखते हैं। थर्ड कंपोनेंट आता है इसका बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप में लूप का बॉडी किसको कहते हैं? अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो लूप के कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वो स्टेटमेंट्स कहलाता है लूप का बॉडी। ये वही स्टेटमेंट्स होता है जिसके कारण हम लोग लूप को यूज़ किए हैं। आखिर कोई स्टेटमेंट्स तो है जिसको अपने प्रोग्राम में हम रिपीट करना चाहते हैं, तो वही सारा स्टेटमेंट हम यहाँ लिखते हैं। जिन जिन लाइन को रिपीटेड एग्जीक्यूट करना हो वो सारा लाइन लिखाता है बॉडी ऑफ द लूप में, यानी लूप के कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसका डेफिनेशन वही लिखा हुआ है, इट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली ग्रुप टुगेदर बिटवीन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। और ये हम लोग लूप के कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। हालांकि यहाँ इस बात को ध्यान रखना, जैसे इफ में बताए थे कि अगर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट होगा तो हम कर्ली ब्रैकेट नहीं भी डाल सकते हैं। वो रूल यहाँ भी है। लूप में भी अगर लूप का बॉडी सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है तो हम सिंगल लाइन के स्टेटमेंट में कर्ली ब्रैकेट नहीं भी डाल सकते हैं। बिना कर्ली ब्रैकेट का भी एक लाइन का बॉडी लिखा जा सकता है, लेकिन फिर सेकेंड लाइन नहीं आएगा बॉडी में। सेकेंड लाइन को भी लेना है तो कर्ली ब्रैकेट फिर मस्ट हो जाएगा। एंड अंतिम फोर्थ कंपोनेंट होता है इसका अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? हम मान लो कि लूप जो है स्टार्ट किए हैं 1 से और कंडीशन दिए हैं कि वो 5 तक चलना चाहिए। लूप के बॉडी में अपना जो काम करना था वो लिख दिए। अब 1 के बाद एक बार काम हो गया, यानी एक इटरेशन कंप्लीट किया, तो अगले इटरेशन में फिर उसका वैल्यू बढ़ के 2 होना चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा, हमेशा 1 ही रह जाएगा। तो लूप कंट्रोल वेरिएबल को अगर हम 1 से स्टार्ट किए हैं और 1 से स्टार्ट करने के बाद अगर उसको हमको 5 तक लेके जाना है तो एक बार काम करने के बाद फिर 1 से 2 करना होगा ना, फिर सेकेंड टाइम काम करने के बाद 2 से 3 करना होगा। तो यही काम हम लोग करते हैं अपडेट एक्सप्रेशन में। इसका काम होता है क्या? टू अपडेट और चेंज द वैल्यू ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, लूप कंट्रोल वेरिएबल का वैल्यू अपडेट करेगा कब? आफ्टर ईच इटरेशन। इटरेशन क्या होता है बताया है ना जस्ट अभी, किसको याद है बताओ तो? इटरेशन मीन्स क्या हुआ? यस, हर एक रिपीटेशन के बाद उसको वो क्या करेगा? एक अपडेट कर देगा। और इसका इम्पॉर्टेंट है, अगर अपडेट एक्सप्रेशन नहीं डालेंगे लूप में तो लूप कंट्रोल वेरिएबल आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो लूप तो इनफाइनाइट बन जाएगा। मान लो कि अगर हम किसी को कहते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं प्लेग्राउंड में और इस प्लेग्राउंड को 5 टाइम राउंड दौड़ के लगाओ, और काउंट करने के लिए तुम में से एक को खड़ा कर दे रहे हैं। 1 से शुरू किया काउंट करना और उसके बाद काउंट करना भूल गया और तुम सारा दिन दौड़ते रह गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट हो गया। एक राउंड कंप्लीट हुआ तो उसको 1 से 2 करना है ना, फिर सेकंड कंप्लीट हुआ तो फिर 2 से 3 करना है। तो ये काम अपडेट एक्सप्रेशन का है। ये काउंटिंग करते रहता है कि कितनी बार हुआ, तो हर बार तो चेंज करना पड़ेगा वैल्यू। क्लियर? तो ये 4 कंपोनेंट जनरली हर लूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो चारों का इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए कि इसका क्या क्या वर्क है। हम जब लूप यूज़ करते हैं तो इसमें इनिशियलाइजेशन होता ही है, कंडीशन कहीं ना कहीं रहता ही है, बॉडी तो देंगे ही, नहीं तो लूप का यूज ही नहीं रहेगा, और अपडेट एक्सप्रेशन भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस सारा चीज़ ज़रूरी है वहाँ पे, ये चारों का चारों कंपोनेंट। ठीक है, अब इन
चारों कंपोनेंट को समझने के बाद हम अब डिफरेंट टाइप ऑफ लूप पे चलते हैं। जावा प्रोवाइड्स फॉलोइंग 3 लूप स्ट्रक्चर। क्या क्या लूप स्ट्रक्चर है जावा के पास? जनरली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास ना यही 3 लूप रहता है। तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चेंज किसी किसी में रहता है। तो जावा प्रोवाइड्स फॉलोइंग 3 लूप स्ट्रक्चर, जिसमें क्या क्या है? एक फॉर लूप, एक व्हाइल लूप और एक डू एंड व्हाइल लूप। ये तीनों लूप को हम लोगों को बारी बारी से समझना है, सबका क्या सिंटेक्स है, कैसे लिखते हैं और कैसे इसमें प्रोग्राम्स बनाते हैं। पहले इन तीनों का क्लासिफिकेशन देख लें। ये तीनों लूप को 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। एक पार्ट है एंट्री कंट्रोल लूप एंड सेकंड क्लासिफिकेशन है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल्ड लूप नाम से ही क्लियर है कि लूप में एंट्री करते समय ही अगर कंडीशन चेक हो जाए कि लूप रन करेगा या नहीं रन करेगा, तो वैसे लूप को कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है ना? यानी कि इसका सिंटेक्स ही ऐसा है एंट्री कंट्रोल लूप का, जिसमें लूप के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही कंडीशन लगा हुआ है। अब ये कंडीशन फुलफिल है तो लूप के बॉडी में इन करने देगा, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं है तो लूप से बाहर। तो ऐसा लूप कहलाता है एंट्री कंट्रोल लूप। ऊपर के 3 में से फर्स्ट 2 लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, आर द एंट्री कंट्रोल लूप्स। इन दोनों का सिंटेक्स देखोगे आगे पढ़ के, इन दोनों का सिंटेक्स ही ऐसा है कि स्टार्टिंग में ही कंडीशन लगा हुआ है और कंडीशन के बाद लूप का बॉडी है, यानी बॉडी तब एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन ट्रू होगा। तो इसलिए इन दोनों लूप को कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। एंड एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है, उसका भी नाम से क्लियर है। सर एंट्री कंट्रोल लूप एक फिर से बताइएगा तो। हाँ, फिर से सुन लो। एंट्री कंट्रोल लूप जैसा कि उसके नाम से सजेस्ट है कि वो एंट्री पॉइंट पे ही कंट्रोल करेगा लूप को, यानी लूप जहाँ हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में ही वहाँ कंडीशन रहेगा और वो कंडीशन ट्रू होने पे ही लूप के बॉडी में आने देगा। तो ऐसा सारा लूप जो कंडीशन चेक करके लूप के बॉडी में आने देता है कंट्रोल को, उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। तो इसमें 2 लूप है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ये दोनों का दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि इन दोनों में ही पहले कंडीशन चेक होता है, कंडीशन ट्रू हुआ तभी कंट्रोल आता है लूप के बॉडी में और बॉडी एग्जीक्यूट करता है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो लूप के बॉडी में आने ही नहीं देगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। सेकेंड जो पार्ट है एग्जिट कंट्रोल लूप, उसका जस्ट रिवर्स है। इसमें एंट्री पॉइंट पे कंडीशन नहीं लगा रहता है, कंडीशन एग्जिट पॉइंट पे रहेगा, यानी सिंटेक्स जहाँ ख़त्म होगा वहाँ कंडीशन लगा हुआ रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लूप का बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगा और तब लास्ट में जाके कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर मान लो कि अब कंडीशन ट्रू नहीं ही है, फॉल्स है, तो क्या हुआ, एक बार तो लूप रन कर गया ना, सेकेंड टाइम नहीं रन करेगा। तो इसीलिए एग्जिट कंट्रोल लूप में कंडीशन फॉल्स होने पे भी कम से कम एक बार रन करता ही है बॉडी, क्योंकि उसमें चेक ही होता है एग्जिट पॉइंट पे। पहले सारा बॉडी का स्टेटमेंट रन कर गया और फिर अंत में चेक किया कि कंडीशन ट्रू था या नहीं। अब अगर कंडीशन ट्रू नहीं था तो कोई बात नहीं, अगली बार रन नहीं करेगा, लेकिन एक बार तो रन कर गया ना बिना कंडीशन चेक किए हुए, इसीलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। लेकिन ये काम एंट्री कंट्रोल लूप में नहीं है, उसमें स्टार्टिंग में ही पहले कंडीशन चेक कर लेगा और अगर उसको लगा कि कंडीशन ट्रू है तो फिर वो कंटिन्यू करेगा लूप को। हाँ, और कंडीशन फॉल्स है तब एंट्री ही नहीं करने देगा।
तो इन 3 लूप में फॉर लूप एंड व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप में आता है, एंड सिर्फ डू व्हाइल लूप जो है वो आता है एग्जिट कंट्रोल लूप में। तो ये 2 टाइप हो गया लूप का, 2 क्लासिफिकेशन है, एंट्री कंट्रोल लूप है या एग्जिट कंट्रोल लूप है। अब बारी बारी से हम लोगों को तीनों में से एक एक लूप को देखते हैं, कैसे उस लूप को लिखते हैं, उसका सिंटेक्स कैसे है और उसका फ्लो कैसे कैसे होता है। जैसे हम लोग इफ एल्स में फ्लो देखें कि वो कैसे कैसे रन करता है। तो फॉर लूप पे आते हैं सबसे पहले। फर्स्ट देखो यहाँ पे जो फॉर लूप का सिंटेक्स और एग्जाम्पल दोनों दिया हुआ है, तो पहले सिंटेक्स को ठीक से समझ लो, फिर एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। फॉर लूप के बारे में यहाँ बता रहा है कि इट इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप। तो ये तो हम लोग ऊपर ही पढ़ लिए कि ये एक एंट्री कंट्रोल लूप है, लेकिन कैसे ये सिंटेक्स में पता चल जाएगा, इसका फ्लो देख के कि कैसे कैसे रन करता है। इसको फॉर लूप को जनरली ना हम लोग फिक्स्ड लूप भी जानते हैं, फिक्स्ड लूप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन रन करता है। इस लूप में हमको पता चलता है, पहले से मालूम रहता है कि लूप को हमको कितनी बार रन करना है, तो इसलिए इसको हम लोग फिक्स्ड लूप भी बोलते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन रन करता है। जब हम लूप को बनाते हैं तो इसमें लिखते हैं कि लूप 1 से लेके 5 तक चलेगा, या 1 से लेके n तक चलेगा, या 1 से लेके 100 तक चलेगा। ये हम लोग लूप में पहले ही डिफाइन कर देते हैं। इसका सिंटेक्स देखो यहाँ से, इस सिंटेक्स में यानी फॉर लूप जब भी हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो कैसे कैसे लिखेंगे, एकदम बेसिक से स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले फॉर लिखना होगा, ये स्मॉल में फॉर लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करके और इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट पहले लिखेंगे। यहाँ दिखा रहा है ना इनिशियलाइजेशन, यानी ये पार्ट पहले लिखा जाएगा। और इनिशियलाइजेशन लिखने के बाद सेमी कॉलन दिया जाएगा। सिंटेक्स याद रखना होगा हमको, क्योंकि सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही हमको यूज़ करना है लूप को। तो इनिशियलाइजेशन यहाँ लिखेंगे, सेमी कॉलन देंगे, और सेमी कॉलन के बाद फिर टेस्ट कंडीशन लिखेंगे, यानी यहाँ पर वो कंडीशन डालेंगे कि लूप कब तक चलेगा। फिर सेमी कॉलन देने के बाद इस जगह पे अपडेट एक्सप्रेशन लिखेंगे कि लूप में कितना कितना चेंजिंग होगा, और फिर नीचे करली ब्रैकेट के अंदर इस जगह जितना भी स्टेटमेंट होगा जिसको एग्जीक्यूट करना है, यानी बॉडी ऑफ द लूप, वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, अपडेट एक्सप्रेशन एंड बॉडी ऑफ द लूप, चारों कंपोनेंट आ गया। अब हमको इन चारों कंपोनेंट को कैसे लिखेंगे और इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इस टर्म को देखो। ये जो लाइन दिख रहा है एरो का, फर्स्ट जो इनिशियलाइजेशन पे आके गिर रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि ऊपर से प्रोग्राम तुम्हारा रन करते हुए आएगा और सबसे पहले इनिशियलाइजेशन रन करेगा, यानी यहाँ जो लिखे रहेंगे वो स्टेटमेंट सबसे फर्स्ट में एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ के बाद देखो एरो कहाँ गया है, यहाँ से जो एरो निकला है ये लेके गया हुआ है टेस्ट कंडीशन वाले बॉक्स पे। इस सिंबल को तुम लोग पहचानते होगे, क्लास 8 में ये सिंबल तुमको मिला था जब फ्लो चार्ट वगैरह पढ़े थे। तो इसको डिसीजन मेकिंग सिंबल कहा जाता है। तो यस सर। हाँ, इस सिंबल से हम लोग ये बताते हैं कि यहाँ कंडीशन चेक हो रहा है। तो टेस्ट कंडीशन पे आया, टेस्ट कंडीशन में कंडीशन रहेगा तो कंडीशन चेक होगा। तो देखो इनिशियलाइजेशन के बाद कंट्रोल आ गया टेस्ट कंडीशन में। अब यहाँ पर कोई कंडीशन लिखा हुआ रहेगा, तो कंडीशन का आंसर या तो ट्रू या फॉल्स हमेशा आता है, चाहे वो इफ एल्स का कंडीशन हो या लूप का कंडीशन हो। इसमें हम जो कुछ भी लिखेंगे इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में ही आना चाहिए, उसके अलावा कुछ लिखेंगे तो एरर देगा। इसमें ऐसा ही चीज़ लिखना है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो हम जो कुछ भी लिखे हैं कंडीशन, अगर वो ट्रू रन कर रहा है, यानी वो कंडीशन अगर ट्रू है
तो देखो ट्रू नीचे लिखा हुआ है, यानी कंट्रोल को नीचे ले आएगा, नीचे वाले एरो में। और यहाँ जो बॉडी में लिखे रहेंगे वो सारा लाइन रन करेगा। और सारा लाइन रन करने के बाद फिर नीचे नहीं आएगा, यहाँ से देखो फिर ये एरो दिखा रहा है, इसको फिर लेके कहाँ चला गया, अपडेट एक्सप्रेशन पे। इस एरो से ये शो किया कि ये पहुँच गया अपडेट एक्सप्रेशन पे। अपडेट एक्सप्रेशन में ये लूप कंट्रोल वेरिएबल का वैल्यू चेंज किया, और चेंज करने के बाद अब इसको फिर से चेक करना है कि अब चेंज होने के बाद भी कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो इसके लिए ये फिर वापस कहाँ गया, यहाँ से एरो देखो फिर वापस लेके आ गया टेस्ट कंडीशन पे। अब लूपिंग किसके किसके बीच में हो रहा है देखो, अब इनिशियलाइजेशन पे दोबारा नहीं जाएगा, इनिशियलाइजेशन से एक बार आया, और रिपीटेशन किसके किसके बीच में हो रहा है, टेस्ट कंडीशन, बॉडी ऑफ द लूप और अपडेट एक्सप्रेशन। देखो ये एरो कैसे घूम रहा है, यहाँ से टेस्ट कंडीशन से बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द लूप से फिर अपडेट एक्सप्रेशन, अपडेट से फिर टेस्ट कंडीशन से फिर बॉडी ऑफ द लूप, और वहाँ से फिर अपडेट एक्सप्रेशन। कब तक, जब तक कि कंडीशन ट्रू हो रहा है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो देखो ऊपर का लाइन फॉल्स से निकाल दिया, फॉल्स होते ही ये क्या करेगा, देखो इस लाइन से दिखा रहा है तुमको कि ये कंट्रोल को लेके सीधा लूप के बाहर चलाएगा, यानी कंडीशन फॉल्स हुआ तो लूप के बाहर आ जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ तो इन्हीं तीनों के बीच में रिपीट करते रहेगा, टेस्ट कंडीशन, बॉडी ऑफ द लूप, अपडेट एक्सप्रेशन। इनिशियलाइजेशन का काम एक बार होता है सिर्फ फर्स्ट टाइम, उसके बाद रिपीटेशन इन तीनों के बीच में कंटिन्यू रहता है। अब इसके अकॉर्डिंग तुम एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं लूप का। अब मान लो कि हमको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है नंबर इज़ 1, नंबर इज़ 2, नंबर इज़ 3, नंबर इज़ 4, नंबर इज़ 5। तो 5 बार जो लिखेंगे system.out.println, तो उसके बदले हम एक लूप रन करा लेते हैं 5 बार और उसके थ्रू डिस्प्ले करेंगे। तो हम एक बार लिखेंगे लेकिन रन करेगा वो 5 टाइम। और 5 टाइम ही क्यों, सेम वे में अगर हम यहाँ 50 लिख दें तो 50 टाइम भी रन करेगा, हमको इतना ही लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे, अब इस सिंटेक्स पर देखो कैसे बैठाया हुआ है। सबसे पहले लिखा फॉर, जब इस सिंटेक्स को फॉलो किया तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर लिखा। फॉर लिखने के बाद ये जो लाइन लिखा हुआ है इंट i इक्वल्स टू 1, ये लाइन क्या हुआ, यही हो गया इनिशियलाइजेशन। देखो इनिशियलाइजेशन की जगह पे ये लाइन लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे एक लूप कंट्रोल वेरिएबल i बना, किसी भी नाम से बना सकते हैं, i नाम से लूप कंट्रोल वेरिएबल बना और उसमें 1 स्टोर हो गया, यानी इनिशियलाइज हो गया कितना से, 1 से। अब इसके बाद कंट्रोल आएगा यहाँ और चेक करेगा कि क्या i का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 है, 5 या 5 से छोटा है। तो अगर चेक करेगा i का वैल्यू जैसे अभी 1 है तो 1 तो छोटा है 5 से, तो कंडीशन ट्रू इवेलुएट करेगा। तो ट्रू इवेलुएट करेगा तो इसके बाद i++ पे नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर सिंटेक्स बता रहा है कि कंडीशन ट्रू होने पर नीचे बॉडी पे आना है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इस जगह पे आएगा और इस लाइन को रन करेगा, system.out.println नंबर इज़ i। तो फर्स्ट टाइम क्या दिखाएगा, नंबर इज़, और i की जगह पे i का वैल्यू 1 है तो 1 दिखा देगा, नंबर इज़ 1। और यहाँ के बाद अब नीचे नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाना चाहिए यहाँ के बाद कंट्रोल, ऊपर, हाँ अपडेट एक्सप्रेशन पे, यस। यानी यहाँ से इसको फिर रिपीट कर देगा, क्योंकि ये तो लूप है ना, तो यहाँ से वो नीचे नहीं आएगा, ये यहाँ से इसको रिपीट करके पहुँचा देगा फिर से यहाँ पर अपडेट एक्सप्रेशन के पास, और फिर उसका वैल्यू 2 हो जाएगा। यस। अब इसके बाद i का वैल्यू ++ होके 2 हो जाएगा। अब फिर इस 2 को चेक करेगा कि 2 क्या लेस देन इक्वल्स टू 5 है, अगर है तो फिर से ये बॉडी नंबर इज़ 2, ऐसे ही नंबर इज़ 3, नंबर इज़ 4, नंबर इज़ 5। और जब ये 5 के बाद ++ होके 6 हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और जब i 6 हुआ फॉल्स हो गया तो बाहर निकाल देगा।
लूप स्टॉप कर गया। तो यही तो कंसेप्ट है इसका, लूप का, जो उस डायग्राम के थ्रू बता रहा है कि कैसे कैसे वो एग्जीक्यूट कर रहा है। और इसी नोट्स में आपको उसका जो वर्किंग डायग्राम भी नीचे दिया हुआ है कि कैसे कैसे रन कर रहा है। अभी जो हम एक्सप्लेन किए हैं वो चीज़ देखो कि इनिशलाइज हुआ 1 से, चेक किया कि 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। हालांकि इसको और अच्छा होता कि यहाँ पर लिखा रहता 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो अगर लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो आई का वैल्यू एग्जीक्यूट कर गया और फिर अपडेट करके 2 कर लिया। 2 के बाद देखो यहाँ पे एरो मार के बता रहा है कि अब आई का वैल्यू 2 है, तो फिर चेक कर रहा है कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू है, तो फिर एग्जीक्यूट किया बॉडी, यानी प्रिंट किया स्क्रीन पे, फिर आई का वैल्यू 3 कर दिया अपडेट करके। ऐसे ही करते करते 5 तक तो प्रिंट किया, और जब आई का वैल्यू अपडेट होके 6 आया तो देखो। सर जब इक्वल टू नहीं रहता तो फिर 5 भी आउट कर देता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कंडीशन जो दोगे उसको फॉलो करेगा, ये तो हमारे हाथ की बात है, हम जो कंडीशन लिखेंगे उसी को फॉलो करेगा। तो अब चूंकि कंडीशन में लिखा हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इसलिए 5 को भी ट्रू किया, और जब 6 हुआ तो यहाँ दिख रहा है ना कि ये फॉल्स कर दिया, तो फॉल्स हुआ तो नॉट एग्जीक्यूटेड एंड लूप टर्मिनेट्स। बॉडी एग्जीक्यूट नहीं किया और लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये बेसिक क्लास था आज लूप का। इसको पहले जिन लोगों को प्रॉब्लम है, हाँ बिल्कुल वहाँ पर लिख सकते हो, आई प्लस प्लस लिखो या प्लस प्लस आई लिखो, दोनों एक ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल स्टेटमेंट है। आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई दोनों ही यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर आई प्लस प्लस लिखें या प्लस प्लस आई लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो काम यहाँ नहीं हो रहा है। ये अपडेट स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही काम हो रहा है, आई बढ़ रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, चलिए देन यहाँ तक का आप लोग रिवाइज कीजिए और फिर